गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रह्मगुप्ता। हम मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने अभी तक में फूरियर ट्रांसफॉर्म के CSIR नेट के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज और डिराक डेल्टा फंक्शन के TIFR के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन जो है ये TIFR 2012 का है। A function f(x) represents the nearest integer less than x, f जिसकी ये प्रॉपर्टी होती है। The derivative of the function will be given in terms of the integer n as. So fx जो है वो नियरेस्ट इंटीजर लेस देन x है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यानी कि अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ, अगर ये x एक्सिस है और इस वाली को हम fx माने y एक्सिस को, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। 0 से 1 तक में इसकी वैल्यू 0 होगी, फिर सडन एक 1 का जंप आएगा और 1 से 2 तक की वैल्यू में 2 होगी, फिर सडन अगेन एक का जंप आएगा और फिर अगेन जंप आएगा। दिस इज हाउ इसका ग्राफ चलेगा। नाउ अब हमको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो आप कहेंगे कि fx की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। fx इज इक्वल टू व्हाट? fx की वैल्यू हो जाएगी एक इंटीजर, किस पे? जब x डज नॉट बिलोंग्स टू z, और x की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड, और मोर वी कैन से कि इसकी वैल्यू क्या होगी इसका हमको पता नहीं है। x माइनस x बिलोंग्स टू z के लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएशन शुड बी, अगर इंटीजर है x डज नॉट बिलोंग टू z में, तो इंटीजर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और क्योंकि इसकी कुछ सर्टेन रेट ऑफ चेंज आ रही है तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू कुछ तो आएगी, बट वी कैन नॉट डिफाइन इट, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड कि किस तरीके से चेंज हो रहा है। x बिलोंग टू z, नाउ f बिलोंग्स टू z है तब तो अनडिफाइंड, और x डज नॉट बिलोंग टू z पे 0। इसमें एक कंसेप्ट आता है, अगर आप इसी से इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो वो ऑप्शन ए आ जाएगा, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि फूरियर सीरीज में एक चीज यूज होती है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी से करेंगे तो हम इन 1 वाले जितने भी पीक्स है, यानी जितने भी इन जंप है, इनको हम एक सर्टेन फंक्शन से डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि 1 पे भी एक पीक होगी, 2 पे भी एक पीक होगी और 3 पे भी एक पीक होगी। यानी कि 1 पे भी एक पीक, 2 पे भी पीक, 3 पे भी पीक। नाउ अगर 1 पे पीक है, 2 पे पीक है, 3 पे पीक है, तो इसको हम एज इन द फॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा भी लिख सकते हैं, यानी x माइनस n की फॉर्म में। बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इन पीक्स को, इन चेंजेस को डिराक डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज हाउ इट शुड बी डन। बट अगर आप क्लासिकल अप्रोच लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्लासिकल अप्रोच में 0 आंसर हो जाएगा, बट ये TIFR ने इसको 0 ना मान के ये वाला बना था, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी का यूज किया था। दैट्स व्हाई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला क्वेश्चन TIFR 2013 में आया था, जिसमें एक इंटीग्रल की वैल्यू हमको पूछ रखी है, जिसको कि हमको फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? पहले हमको इसका कोई ऐसा वैल्यू मिल जाए जिसको हम सोल्वेबल हो। अभी ये सोल्वेबल नहीं, हम जानते हैं डेल के अंदर अगर fx दे रखा हो तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? समेशन i डेल x माइनस एक्स आई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ f प्राइम एक्स आई
इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। नाउ एक्स आई क्या है, व्हाट आर एक्स आई, एक्स आई क्या है, तो एफ एक्स जहां पे भी जीरो होगा उसके कोरोस्पोंडिंग जो एक्स होगा वो एक्स आई हो जाएगा, जो भी एक्स होगा वो एक्स आई हो जाएगा। एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स जीरो हो वो एक्स आई हो जाएगा। ऐसी ऐसी वैल्यूज को क्या बोलते हैं, ऐसी वैल्यूज को बोलते हैं रूट्स। तो हमको एसेंशियली एफ एक्स के रूट्स फाइंड आउट करना है, उन रूट्स पे डिराक डेल्टा को सम की फॉर्म में लिख के और इस वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में रख देना है टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो हम ये कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर जो कि हमारा फंक्शन है इस केस में, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। सो अगर हम इससे लिखेंगे तो इससे ये वाले फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे बनेगा, डेल x माइनस पाई का यूज करते हैं तो प्लस पाई अपॉन एफ प्राइम हो जाएगा कोस, और एक्स आई की जगह पे आ जाएगा पाई। सिमिलरली क्योंकि समेशन है तो प्लस एक्स माइनस पाई अपॉन ये मॉड्यूलस है कोस, यहाँ पे माइनस पाई आएगा और यहाँ पे आ जाएगा पाई। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल एक्स प्लस पाई, नीचे आ जाएगा मॉड्यूलस में माइनस वन, और ये आ जाएगा डेल एक्स माइनस पाई, ये आ जाएगा मॉड्यूलस में वन। सो अब हम इस इंटीग्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डी एक्स, इस पर्टिकुलर डिराक डेल्टा को हम लिख सकते हैं डेल एक्स प्लस पाई प्लस डेल एक्स माइनस पाई और cos एक्स। नाउ यहाँ पे हमने एक छोटी सी गड़बड़ करी है। सो वो गड़बड़ होगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नीचे माइनस वन नहीं आना चाहिए, टू पाई आना चाहिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ है, ये शुड बी यहाँ पे हमने एक गड़बड़ करी, यहाँ पे cos नहीं आएगा, यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, यानी कि डेल के अंदर क्या फंक्शन दे रखा है, डेल के अंदर cos नहीं दे रखा है, सो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। सो अगर हम इसको पर्टिकुलर सोल्व करेंगे तो ये नीचे 2x आ जाएगा, 2x की जगह पे आ जाएगा 2 पाई माइनस का, क्योंकि माइनस का पाई है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई प्लस का, क्योंकि प्लस का पाई है। दैट्स व्हाई अगर हम इसको यूज करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 पाई, इस होल के नीचे भी आ जाएगा 2 पाई। सो अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 पाई बाहर आ जाएगा, डेल एक्स प्लस पाई यानी कि कोस एक्स, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को तो आप सभी सोल्व करना जानते हैं, ये हो जाएगा कोस ऑफ माइनस पाई प्लस कोस ऑफ पाई। सो ये हो जाएगा 1/2 पाई। कोस ऑफ पाई की वैल्यू क्या होगी, कोस ऑफ माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है, और कोस ऑफ माइनस पाई भी कोस पाई होगा, यानी कि माइनस वन, और कोस पाई भी माइनस वन होता है, तो ये हो जाएगा -1/पाई। सो आंसर डी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला क्वेश्चन TIFR 2014 में आएगा।
स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और द डेल्टा फंक्शन डेल R1 माइनस R2 पूछ रखा है। हम अगर इसको सोल्व करने के लिए जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सिंपल एक प्रॉपर्टी है जो आप याद कर रख सकते हैं कि डेल R माइनस R2 इसकी वैल्यू होती है 1/R1 का स्क्वायर माइनस, या मैं जनरल प्रॉपर्टी लिखा देता हूं आपको ताकि याद आसानी से रहेगी, डेल R माइनस R प्राइम इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/R स्क्वायर डेल R माइनस R प्राइम डेल कोस थीटा माइनस कोस थीटा प्राइम डेल फाइव माइनस फाइव प्राइम। सो अब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा डेल R माइनस R2 इज इक्वल टू डेल R1, 2 का स्क्वायर। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, क्योंकि डेल एक इवन फंक्शन है तो हम किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आ जाएगा डेल R1, 2 1 या 2 जो भी हमारे को सूटेबल ऑप्शन मिलेगा उससे हम ये लिख सकते हैं। डेल कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 डेल फाइव 1 माइनस डेल फाइव 2। सो अब ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप R2 भी लिख सकते हैं, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 लिख सकते हैं, वो भी डेल के अंदर वापस पॉजिटिव हो जाएगा, तो किसी को भी कैसे भी लिख सकते हैं। तो बाय दिस हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट डेल्टा इवन फंक्शन होता है। दिस इज द क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन TIFR 2014 में आएगा। आप देख के इसको डर सकते हैं पर बिलीव मी दिस इज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले आपने क्या देखना है, ये ग्राफ एक इवन फंक्शन का ग्राफ है, क्योंकि ये y के अलोंग जो ये y एक्सिस है इसके इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ दोनों सेम ही ग्राफ है। इस टाइप के ग्राफ्स को बोलते हैं इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन के लिए हमेशा bn की वैल्यू 0 होती है। हम अगर फूरियर सीरीज लिखेंगे यानी कि a0/2 प्लस an cos के अंदर कुछ कुछ प्लस bn साइन के अंदर कुछ, जो भी उसके आर्गुमेंट के अंदर आता है, तो फॉर इवन फंक्शन जो ये bn वाली टर्म होती है ये हमेशा 0 हो जाती है। तो जो हमारा fx बचता है वो हमेशा a0 और an की टर्म्स में बचता है। नाउ हम एक और चीज देख सकते हैं कि fx एट x इज इक्वल टू 0 पे fx खुद भी 0 है। सो एट x इज इक्वल टू 0 दिस शुड बी 0। तो हमारे को fx की वैल्यू दे रखी है पहले से। सो इसमें हम f0 रखेंगे तो ये हो जाएगा a0 प्लस कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, a0 a2 अपने आप ही 0 हो गया। नाउ ये हमको एक इक्वेशन मिल गई, और सेकंड इक्वेशन हमको क्या मिलेगी कि f1 पे 2/3 है विच शुड बी इक्वल टू a0 प्लस a1। 2/3 वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा cos π/3। सो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट मी राइट दिस अगेन। सो ये हो जाएगा cos π/3। ना इस वाली इक्वेशन को भी अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू ये पहले इज इक्वल टू 0, 2/3 इज इक्वल टू a0 प्लस a1 π/3 यानी कि 60 डिग्री यानी कि a1/2। सो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके सोल्व करेंगे तो a0 इज इक्वल टू माइनस a1, इस वाली इक्वेशन से आ रहा है a1 इज इक्वल टू माइनस a0, या जो भी आप दोनों में से रखना चाहें उससे हमको दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 2/3, a0 की जगह आ जाएगा a1 माइनस का प्लस a1/2। तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 3a1/2। अगर आप a1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी
और रादर मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। ये -a1 है तो कैसे 4 आ जाएगा। सो बेसिकली आप इसको कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक करी कैलकुलेशन, या माइनस है तो भी मैंने प्लस ले लिया। यहाँ से ही हम डायरेक्ट आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी ए नोट है दिस शुड बी इक्वल टू 0, मतलब ए नोट -a1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यू अपोजिट होनी चाहिए। तो ए नोट और a1 अपोजिट नहीं है तो ये वाला गलत हो गया। a2 तो 0 है, a2 0 है ही नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। ए नोट 2/3 और a1 -2/3 है तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। इसमें ये दोनों अपोजिट है ही नहीं तो ये वापस गलत हो जाएगा। सो आप इसको एक लाइन में भी कर सकते थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला क्वेश्चन TIFR 2017 में आया था। ये वाले क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं अगेन यूजिंग दैट मेथड जो मैंने आपको अभी बताया था। अगर आप इसको देखेंगे तो ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए तो वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग सिमेट्री होनी चाहिए, और ऑड फंक्शन के लिए ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होनी चाहिए। सो इवन फंक्शन के लिए वाई एक्सिस के अबाउट होनी चाहिए। क्या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है? तो द आंसर इज वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है, और सिर्फ ओरिजिन के अबाउट ही सिमेट्री है। सो हमारा इसी से हम अगर आइडिया लगाएंगे तो हमारा आंसर मतलब ऑड फंक्शन हो जाएगा, और ओरिजिन के लिए ए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। और अब हम एफ एक्स की वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा a0/2 प्लस समेशन an cos 2πn t/t प्लस समेशन bn sin 2πn t/t, यानी कि इसका जो आंसर आना चाहिए, क्या ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है? यस, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। सो इससे अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, और जहाँ भी n की फाइनल वैल्यू वहां तक जाता है ये n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है। सो b1 की वैल्यू भी कुछ ही कुछ आएगी। सो यहाँ से अगर आप एफ एक्स देखेंगे तो वो सिर्फ कॉस वाला तो 0 हो जाना चाहिए, साइन वाला ही आना चाहिए। सो ये वाला 0 हो जाएगा और सिर्फ साइन वाला ही आएगा। उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम देख रहे 2πnt है, यानी कि साइन में जो भी फंक्शन आएगा वो साइन 2πnt, और टाइम पीरियड यहाँ पे दे रखा है 1, यानी कि t का। सो दिस शुड बी राइट। और n की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि 1 से, 0 से ना होके 1 से हो जाएगी, क्योंकि 0 इंक्लूडेड ही नहीं होता। ये मैंने गलत किया, 0 कहाँ से आ गया? ये वैल्यू हमेशा स्टार्ट होती 1 से। सो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगी तो साइन की फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 2π/t/t, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉस की भी एक वैल्यू आएगी। सो वो वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ए नॉट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो कितनी वैल्यू आएगी? सो अगर हम इससे सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन में एक बार चेक करके आपको फिर से बता दूंगा कि इसमें क्या गड़बड़ हो रही है। सो आई विल चेक, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या गलत हो रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन केम इन 2018 ऑफ TIFR। TIFR के 2018 वाले एग्जाम में आया था। इस वाले क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो आपको डिराक डेल्टा की बेसिक प्रॉपर्टी बतानी चाहिए, देन आप सोल्व कर पाएंगे। सो डिराक डेल्टा की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि इवन फंक्शन होता है। मैंने बताया था इवन फंक्शन के लिए bn की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, यानी साइन वाली तो कोई टर्म आएगी ही नहीं। हम एफ एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू आना चाहिए a0/2 प्लस समेशन an cos 2πn
एक्स अपॉन, क्योंकि ये 0 से 1 तक की इंटरवल दे रखा है तो ये टाइम पीरियड 1 माइनस 0 हो जाएगा। सो इस तरीके से हम इसको लिख पाएंगे। अब ए नोट की वैल्यू निकालनी है, तो ए नोट की वैल्यू हम जानते हैं होती है डिराक एरिया अंडर द कर्व, यानी कि एफ एक्स डी एक्स, जो भी इंटरवल ले रहा है यानी कि 0 से 1 तक, और यहाँ पे आता है 2π/t यानी कि 1। सो ये हो जाएगा ए नोट बाई 2, मैंने 2 को इधर भेज दिया, ये हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स डी एक्स। सो ए नोट बाई 2 इज इक्वल टू 0 से 1 तक में एफ एक्स डी एक्स करना है, यानी कि हम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी वाली सारी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो हमारी रेंज के ही बाहर है, तो डिराक डेल्टा वहाँ पे एब्सोल्युटली 0 होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिराक डेल्टा इंक्लूड होगा, क्योंकि ये इस तरफ x की वैल्यू 0 के इक्वल दे रखी, तो जो 0 पे डिराक डेल्टा होगा सिर्फ वो वाला डिराक डेल्टा ही इंक्लूड होगा। सो दिस शुड बी इक्वल टू ए नोट बाई 2 शुड बी इक्वल टू 1 माइनस 0। सिमिलरली अगर हम an की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो an की वैल्यू हो जाएगी 2/t यानी कि 1 अब 0 से 1, यहाँ पे आ जाएगा cos 2n πx और डेल्टा। अगेन लिमिट तो 0 से 1 ही है, तो सिर्फ 0 वाला ही हमारे पास डिराक डेल्टा आएगा dx। ना an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? an इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 0 से 1 तक डिराक डेल्टा यानी कि इसको भी 0 के इक्वल ही रख देंगे। सो ये वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ 0 होता है 1, सो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2। अब सिमिलरली सारे an की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, सो सारे an की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए, वो आ रही 2 2 2, और a नोट की वैल्यू 1 आनी चाहिए, सो a नोट बाई 2 की वैल्यू भी 1 आ रही है, सो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अगेन वही प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है जो पिछली वाली क्लास में रिपीट हुई थी और इस वाली क्लास में रिपीट हो रही है डिराक डेल्टा की। डिराक डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा में एफ एक्स के रूट के टर्म्स में समेशन आई से, और नीचे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आई, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे, वो इस वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट मैंने उसमें लगा दिया था, साइन का डिफरेंशिएशन कोर्स कर दिया था। सो वो नहीं करना है आपको मिस्टेक, ये इसी टाइप की मिस्टेक बार बार होती है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, साइन एक्स हो जाएगा, साइन के रूट के टर्म्स में लिखेंगे यानी कि एन से डेल एक्स माइनस एन पाई, यानी कि एन पाई जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, तो ये आ जाएगा कोस एन पाई। ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा समेशन एन डेल एक्स माइनस एन पाई, और एन पाई की जगह आ जाएगा -1 टू द पावर एन, और -1 टू द पावर एन मॉड्यूलस में तो सेम ही रहेगा, तो ये आ जाएगा डेल एक्स माइनस एन पाई। सो अगर हम इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन में ई टू द पावर एक्स है, मैं एक बार लिख देता हूँ, 0 से इंफिनिटी डेल एक्स माइनस एन पाई ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू हो जाएगी? एक्स आई इज इक्वल टू एन पाई होना चाहिए, यानी कि ई टू द पावर में एन पाई आना चाहिए। सो ये होना चाहिए एन इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, क्योंकि इन्फाइनाइट तक जा रहा है, ये होना चाहिए ई टू द पावर माइनस एन। सो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? सो हम एक एक करके इसकी टर्म्स लिखेंगे तो आ जाएगा ई टू द पावर माइनस 0 प्लस, यहाँ पे पाई भी आना चाहिए, सॉरी पाई, ई टू द पावर माइनस पाई प्लस ई टू द पावर माइनस 2 पाई प्लस डैश डैश डैश। सो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए अपॉन 1 माइनस आर, ए है 1 अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि ई टू द पावर माइनस पाई। सो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ई टू द पावर पाई माइनस 1 इंटू ई टू द पावर पाई। सो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ई टू द पावर पाई अपॉन ई टू द पावर पाई माइनस 1। सो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी फॉर दैट लॉन्ग, और आई होप कि आपको आज का सेशन ठीक ठाक लगा होगा। इतना अच्छा तो नहीं रहा बट आपको ठीक ठाक लगा होगा। आज मैंने थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, बट आई विल इम्प्रूव दैट। थैंक यू।